नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नई क्लास, जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो सभी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास नंबर 13 की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ओके, तो इससे पहले 12 क्लासेस जो हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 1000 क्वेश्चन की मास्टर सीरीज हम यहाँ पर चला रहे हैं और आज का डे है आपका 13। क्लास आपकी डेली होती है सर, संडे टू थर्सडे आपकी यहाँ पर क्लास होती है। सुबह 9 बजे का आपका टाइम है, 9 AM। ठीक है ना, तो आप ये क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बेटर इंप्रूवमेंट इन योर फिजिक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो कल हमने ना 10 क्वेश्चन किए थे, कल जो आपको क्लास मिली थी। आज 11वें क्वेश्चन से हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 11वां क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे। 10 क्वेश्चन हमने कल किए इसमें से, और आज का पहला क्वेश्चन है ये। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन व्हिच इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इट इज डिस्प्लेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर, सो व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इफ वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज 1 जूल। तो ये दोनों चीजें आपसे यहाँ पर बोली जा रही है। जैसे सपोज दैट कि ये कोई भी यहाँ पर एक ये सिस्टम बना हुआ, ठीक है ना, ये सपोज दैट कोई भी एक सिस्टम है ये वाला, और यहाँ पर ये वाला एंगल है आपका थीटा। तो ये आपका कोई फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये बॉडी जब चलती है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी एक डी डिस्प्लेसमेंट ये कवर करती है। तो आपसे कह रहा है कि अगर इस कंडीशन में हम वर्क डन का फॉर्मूला देखते हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारा W इज इक्वल्स टू दिस इज एफ एस कॉस थीटा। ठीक है ना, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हमारा थीटा है वो हमारा क्या। तो ये जो हमारा थीटा है, सो दिस इज कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि हमसे एंगल पूछ रहा है ना, तो यहाँ से अगर मैं एंगल निकालूंगा मेरे भाई, तो दिस थीटा इज इक्वल्स टू दिस इज कॉस इनवर्स, दिस इज डब्ल्यू अपॉन में दिस इज एफ एस। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब ये वैल्यू रखोगे तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा। तो दिस थीटा इज इक्वल्स टू दिस इज कॉस इनवर्स एंड वर्क डन इज 1 जूल। देखो यहाँ पर आपको फोर्स दिया गया है इस क्वेश्चन में 10 न्यूटन, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है 10 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, तो डी इज 0.1 मीटर। तो वर्क डन 1 है, फोर्स हमारा कितना है, दिस इज 10 मल्टीप्लाई बाई एंड एस इज 0.1, सो दिस इज कैंसल्ड आउट, दैट इज 1। दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ 1, और कॉस इनवर्स 1 यानी कि कॉस में 1 वैल्यू किसकी होती है, 0 डिग्री। क्योंकि जीरो पर कॉस जो है वो मैक्सिमम होता है। कैसे, अगर आप कॉस का ग्राफ देखते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, आपको कोई ग्राफ दिया है। अगर आप इस ग्राफ को इस तरीके से देखोगे कि कौन सा इसका ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, तो इसका ग्राफ टॉप से शुरू होता है इस तरीके से। तो ग्राफ टॉप से शुरू होता है, ठीक है, टॉप से ग्राफ इस तरीके से शुरू होता है। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से ग्राफ इसका शुरू होता है। तो ये जो एंगल है ना सर, से 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू हमें कैसे मिल रही है, मैक्सिमम। आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर जो इसकी वैल्यू है वो हमारी कैसी होती है सर जी, मैक्सिमम होती है। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। द फिनोमेना इन विच द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट इन अनदर करंट इज कॉल्ड। वह घटना क्या कहलाती है जिसमें एक चालक में चुंबकीय क्षेत्र बदलने से दूसरे चालक से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, बताओ भाई। यानी उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, फिनोमेना इन विच द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की बात हो रही है इन ए कंडक्टर प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड। यानी कि इंड्यूस्ड करंट की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये हमने कोई भी एक, ये क्या है, सोलेनॉइड है। हमने यहाँ पर ये कोई एक बैटरी या कोई भी हमने सोर्स लगा दिया, एसी सोर्स हमने यहाँ पर लगा दिया, तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इनके अंदर यहाँ पर क्या था कि हमने करंट को यहाँ पर फ्लो किया, करंट को हमने यहाँ पर फ्लो किया, करंट को जब फ्लो करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं,
ये क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? हाँ भाई, बताओ जल्दी से जरा एक बार। हाँ जी। ठीक है ना? क्या है? उस घटना को मैग्नेटिक इफेक्ट कहेंगे या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे? बताओ भाई। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सर। देखो, थर्मो इलेक्ट्रिक का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ हो रहा है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट का भी नहीं है, इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं है। देखो, बात क्या है कि जैसे कोई भी चार्ज है, सपोज दैट दिस चार्ज इज क्यू, अगर ये चार्ज हमारा रेस्ट पे हो गया, यानी अगर इसमें इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेस्ट चार्ज। तो जब ये चार्ज यहाँ पर रेस्ट पर होगा, तो यहाँ पर जो भी फील्ड हमारा क्रिएट होगा, उस फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर यही चार्ज अगर हमारा मोशन में आ जाता है, अगर यही चार्ज यहाँ पर मोशन में आ जाता है, यानी अगर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, ठीक है ना, तो हम इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है। और फेराडे साहब ने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी है, उन्होंने ही सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। ठीक है ना? तो फेराडे लॉज हमारे क्या बोलते हैं? दिस ई इज प्रोपोर्शनल टू दिस इज चेंज इन फ्लक्स। अगर हम फ्लक्स में चेंज करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा यहाँ पर क्रिएट होता है। और जो हमारा ईएमएफ जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है, वो अपोज करता है हमारे फ्लक्स के चेंज होने का। ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.08 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान लकड़ी के भारी गुटके में प्रवेश करती है और 40 सेंटीमीटर की दूरी के बाद रुक जाती है, तो गोली पर ब्लॉक द्वारा लगाया गया औसत प्रतिरोधक बल। देखो, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है रेजिस्टिव फोर्स। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये कंडीशन है कुछ यहाँ पर, ये कोई एक ब्लॉक है इस तरीके से, ये कोई एक ब्लॉक है, यहाँ से ये बुलेट इस तरीके से आ रही है। तो जब ये बुलेट यहाँ पर आएगी इस तरीके से, इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी विद वेलोसिटी v एंड मास m। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये क्या होता है, जैसे इसके अंदर ये प्रवेश करेगी, तो ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगी, यानी उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो इस दौरान जो भी हमारा रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पर लगेगा, यानी कि नेगेटिव फोर्स जो भी लगेगा इसको रोकने के लिए, वो हमारा क्या? बताओ भाई। देखो, सबसे पहली बात क्या है, इसका मास हम यहाँ पर लिखते हैं, दिस इज 0.08। ठीक है। अगर मैं हमसे फोर्स पूछा गया है, तो क्या होगा? 0.08 मल्टीप्लाई बाई ऑफ एक्सेलरेशन। सिंपल। ठीक है। अब हमें इस एक्सेलरेशन को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अगर वो 40 मीटर की डिस्टेंस पे जाकर रुक रहा है, पहले उसकी वेलोसिटी इतनी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है, वो फाइनली रुक जा रहा है। और u कितना हमारा 50, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर, u का स्क्वायर 50 इंटू 50। ठीक है ना? अब देखो, मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? प्लस के 2 इंटू ए इंटू ऑफ एस। एस की वैल्यू कितनी कितनी मीटर जाकर रुकना? 40 सेंटीमीटर। 40 डिवाइडेड बाई ऑफ 100। ठीक है। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालें। ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी भाई? ये आ जाएगी हमारी 50 मल्टीप्लाई बाई ऑफ 50 डिवाइडेड बाई 0 0। और देखो, दो से ये, दो पंजे 10। ठीक है ना? ओके। सो ये हमारा यहाँ पर बच रहा है 4a मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई ऑफ 4। देखो, 5 और 5 2500। ठीक है ना? 2500। ठीक है ना? तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? फोर्स। देखो, यहाँ पर सारी वैल्यूज रख दो आप।
फोर्स में क्या हो जाएगा 0.08 मल्टीप्लाई बाई ये हमारा हो गया 2500, ठीक है, 2500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई ऑफ 4। देखो अगर मैं ये यहाँ से जीरो हटाऊंगा तो कितनी जीरो हो जाएंगी, एक और दो, ठीक है ना, दो जीरो आ जाएंगे, दो जीरो से ये दो जीरो मेरी कैंसिल आउट हो गई, चार से कैंसिल हो गया, चार दूनी 8। तो देखो 25 पंजे 125 दूनी 250, एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या है 250, ठीक है। और रजिस्टिव फोर्स क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ से जब मैं निकालूंगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव फोर्स होने का मतलब क्या है, रजिस्टिव फोर्स। तो नेगेटिव फोर्स, आपसे नेगेटिव फोर्स की वैल्यू पूछिए, तो दिस नेगेटिव फोर्स इज रजिस्टिव फोर्स दैट इज 250 न्यूटन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। हाँ भाई क्लियर है ना, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था नो डाउट, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे बोला जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाइड टू कंज्यूम इन इंडिया इज, भारत में उपभोक्ताओं को आपूर्ति जानने वाली एसी की आवृत्ति क्या होती है, बहुत ही रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एमआरक्यू, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। बताओ भाई, तो देखो यहाँ भारत में क्यों बोला गया है, क्योंकि अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग जो सप्लाई है वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं सप्लाई की बात करूं, अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है ना, ठीक है? अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर जो सप्लाई होती है ना, तो सप्लाई हमारी होती है जैसे 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा दिस इज ऑप्शन नंबर 2, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्या है आपसे, न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज, यानी कि न्यूटन का गति का दूसरा जो नियम है वो कौन सा है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, या फिर लॉ ऑफ काउंटर फोर्सेस है, या फिर लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है, या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ भाई बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताएं। हाँ जी, देखो लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है, देखो इनर्शिया को पहले समझते हैं, इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का जो एग्जिस्टेंस है, existence of its object is due to its mass, existence is due to its mass, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम मास की कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट इज इनर्शिया। तो इसलिए हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि इनर्शिया क्या है, कि वो एक ऐसा गुण है जो वस्तु के उसके हटने का विरोध करता है, या फिर हर चीज को उसके रेजिस्टेंस को बताने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो यही है ना, सो जो इनर्शिया है बेसिकली दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मास, दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मास। क्यों, क्योंकि जब भी हम मास को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, जब भी हम मास को यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, जब भी हम मास को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर हमें इनर्शिया को डिफाइन करना पड़ेगा। और ये गैलीलियो ने सर्च किया था, तो दिस इज ए फर्स्ट लॉ, ठीक है ना? ये क्या है, फर्स्ट लॉ, यानी अगर कोई बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल मूवमेंट, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स भी अगर मूवमेंट कर रही है तो वो बिकॉज ऑफ इनर्शिया हो रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ काउंटर फोर्स, विपरीत बल का नियम क्या कहता है, विपरीत बल का नियम है आपका थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना, थर्ड लॉ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। तो दूसरा नियम हमारा ये भी नहीं, ठीक है ना।
तीसरा आपका लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि चेंज इन पोजीशन ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस एक्सटर्नल फोर्स, इंट्रोड्यूस एक्सटर्नल फोर्स, इंट्रोड्यूस एक्सटर्नल फोर्स। तो इंट्रोड्यूस एक्सटर्नल फोर्स से करते हैं, दैट इज द सेकंड लॉ, ठीक है ना, दैट इज द सेकंड लॉ। क्योंकि यहीं पर बोला गया था कि द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, ठीक है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, दिस F इज इक्वल्स टू जी, दिस इज m1 m2 अपॉन में क्या है आपका r स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द फोर। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन लग रहा है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे आप। आपसे बोला जा रहा है फोर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट्स ABCD are running on a traveled horizontal road with a different speed. Okay, the speed of every object remains uniform if the distance and time graph of the four objects are as the per diagram. The correct statement about the motion of the object is, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी कि जो चार पिंड ABCD विभिन्न चालों से समतल क्षैतिज सड़क पर दौड़ रहे हैं, सभी पिंडों की चाल एक समान है, यदि इन चारों पिंडों के दूरी समय आलेख में दर्शाए अनुसार है, तो इन सभी पिंडों के विषय में सही कथन का चुनाव करिए। बताओ भाई, बताओ विच वन इज करेक्ट ना, कि किसकी चाल सबसे ज्यादा है, और ग्राफ किस किस के बीच में है आपका, डी वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है ना, डी वर्सेस टी ग्राफ। बताओ भाई, ये आपको बताना पड़ेगा। देखो मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, एक और ग्राफ का कंसेप्ट है, ग्राफ का कंसेप्ट, सेकंड। देखो भाई, अगर हम ग्राफ के कंसेप्ट की यहाँ पर बात करें, इस तरह के ग्राफ की, तो देखो क्या है, अगर आपसे कभी भी, अगर आपसे कभी भी कोई भी ग्राफ की बात की जा रही है, अगर आपसे कभी भी कोई भी ग्राफ की बात की जाए, तो वो ग्राफ में हमेशा ना दो तरीके के कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना। एक तो वो जहां पर हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है ना, जब भी हम ग्राफ कैलकुलेट करेंगे तो हम स्लोप बोलेंगे। और एक दूसरा वो जहां पर जिसको हम एरिया बोलते हैं। तो स्लोप और एरिया हमारे पास में दो चीजें होती है, ठीक है। देखो स्लोप क्या है, जैसे कि मान लो ए और बी के बीच में ग्राफ, मान लीजिए ग्राफ जो है वो ए और बी के बीच में ग्राफ है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये कोई भी इस तरह का ग्राफ दिया गया, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा, तो स्लोप का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर ए को बी से डिवाइड करूंगा, जिनके बीच में ग्राफ आपको दिया उसको डिवाइड करके आपको जो भी क्वांटिटी, सपोज दैट यहाँ पर कोई क्वांटिटी सी मिलती है, तो हम बोलेंगे सी इज द स्लोप ऑफ ए बी ग्राफ। मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा, सी इज द स्लोप ऑफ ए बी ग्राफ, ठीक है ना, ए बी ग्राफ। यानी कि बेसिकली क्या मतलब है इस चीज का, इसका मतलब ये है कि सी जो है वो ए बी ग्राफ का प्रवणता है, ठीक है ना। स्लोप का मतलब समझते हो, ये इसकी प्रवणता है, ठीक है। लेकिन एरिया की अगर हम बात करें, तो एरिया का कंसेप्ट आपसे क्या कहता है, एरिया का कंसेप्ट ये कहता है कि आपने यहाँ पर ए और बी के बीच में ग्राफ देखा, ए और बी के बीच, तो यहाँ पर अब डिवीजन से नहीं मल्टीप्लीकेशन से कुछ हो रहा है। जैसे मान लो सपोज यही ग्राफ, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन की बात करूंगा, तो ऐसे करते हैं, जो भी मेरा एक्सेस तक होगा, ये कंप्लीट एरिया हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीट एरिया अगर हम यहाँ पर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस एरिया दिस इज इक्वल्स टू ए इंटू ऑफ बी। ए और बी का जो मल्टीप्लीकेशन का जो भी हमें मिलेगा, दैट इज एरिया। सो दिस एरिया इज द एरिया ऑफ ए बी ग्राफ।
और इसको करने के बाद सपोज हमको डी मिला, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी इज द एरिया ऑफ ए बी ग्राफ, डी इज द एरिया ऑफ ए बी ग्राफ। तो इस तरीके से ही आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखो आप सेम कि आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है ये चार है। तो देखो यहाँ पर सिंपल बात क्या है, समझने वाली बात आपकी ये है मेरे भाई, कि जैसे ये वाला है, सपोज दिस एंगल इज थीटा वन, दिस एंगल इज थीटा बी, दिस एंगल इज थीटा सी, दिस एंगल इज थीटा डी। आप देख रहे हो ना, जो एंगल जितना ज्यादा स्लोप उतना ही ज्यादा है। अब देखो स्लोप का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर मैं डी को टी से डिवाइड करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलता है, अगर मैं डी को टी से डिवाइड करूंगा तो मुझे स्लोप मिलेगा। तो एंड दिस इज इक्वल्स टू टेन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो जिसका टेन थीटा जितना ज्यादा रहेगा उसका वेलोसिटी उतना ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कितना किसका हो गया, डी का वेलोसिटी सबसे ज्यादा, देन सी पार्टिकल, देन पार्टिकल बी, एंड देन पार्टिकल ए। ठीक है, तो हाईएस्ट स्पीड इज पार्टिकल डी, दिस इज द हाईएस्ट स्पीड एंड दिस इज द लोएस्ट स्पीड, दिस इज द लोएस्ट स्पीड। ठीक है ना। तो बी इज फास्टर देन सी, नो, ए इज द स्लोएस्ट, एब्सोल्युटली। सबसे ज्यादा स्लोएस्ट अगर इस पूरी जर्नी में है तो वो ए है, सबसे फास्टेस्ट है तो वो क्या है, डी। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डी स्लोएस्ट, गलत हो गया। सी इज फास्टर देन डी, नो, ये भी गलत। तो सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर। तो जब भी आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपको ध्यान से ही समझना है कि भाई वो कहना क्या चाहता है, समझ में आ रही है ना। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको कोई भी नेत्र दोष है तो आसपास की वस्तुओं को नहीं देख रहा है, लेकिन दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इस तरह के व्यक्ति को देखो, अगर हम आई डिफेक्ट की बात करते हैं, अगर हम लोग आई डिफेक्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आई डिफेक्ट जो होता है ना, वो बेसिकली दो तरीके से होता है। एक तो होता है सर मायोपिया, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना। तो मायोपिया जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष, मायोपिया को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। तो मायोपिया में क्या होता है ना, कि पास की चीजें दिखेंगी लेकिन दूर की नहीं। ठीक है ना, पास का विजन होगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का दिखता है लेकिन वो दूर की वस्तु को देख सकता है। तो वो दूर का देख रहा है तो उसको क्या, हाइपरमेट्रोपिया है। और इसको अगर मैं रिड्यूस करना चाहूंगा तो वी कैन यूज द कॉन्वेक्स लेंस टू रिड्यूस दिस इफेक्ट। ओके, and in myopia we use the concave, we use the concave lens, right? So your answer will be hypermetropia and use convex lens. ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट, आई डिफेक्ट का जो क्वेश्चन जो आता है ना, वो इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि यार क्या इसमें नया क्वेश्चन आपका बन सकता है। चाहे वो मायोपिया से आपका क्वेश्चन आए, या फिर वो आपका क्वेश्चन हाइपरमेट्रोपिया से आए, या फिर यहाँ पर आपकी ये भी है कि प्रेस बायोपिया भी आपका यहाँ पर हो सकता है। ठीक है ना। देखो मैं आपका इसका एक बार डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है ना, एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे कि अगर हम इसमें देखो, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे अगर मैं आई डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर आई डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई डिफेक्ट जैसे ये हमारी क्या है, ये एक नॉर्मल आई है। ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या है, लेंस। ठीक है ना, इस पॉइंट को थोड़ा सा हट के होता है पॉइंट, यहाँ पर दिस इज रेटिना। ठीक है ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेटिना। ठीक है, अब देखो मान लो कोई भी रेज हमारी यहाँ से आ रही है,
कोई भी रेज हमारी यहाँ से इस तरीके से आए, ठीक है, कोई भी रेज इस तरीके से, रेज आने के बाद में ये रेटिना पर जाकर के फोकस करनी चाहिए। दिस इज ए नॉर्मल आई, दिस इज ए नॉर्मल आई। लेकिन क्या होता है, अगर इसने फोकस किया और ये इससे पहले ही यहाँ पर फोकस कर, ठीक है, अगर ये पहले ही फोकस कर गई तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि अगर ये यहां से एडजस्ट होते हुए आगे यहां पर जाकर के एडजस्ट हो, ठीक है ना, सो दिस इज हाइपरमेट्रो। देखो हाइपरमेट्रोपिया मीन्स दूरदृष्टि दोष। अब यहां से आप आराम से देख सकते हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा दिख रहा है कौन सा नहीं, ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ रही है इजीली। देखो अगर इसमें क्या, ये पहले एडजस्ट हो गया, पहले एडजस्ट हो गया, पहले एडजस्ट हो गया, इसलिए पास का दिखेगा, इसलिए पास का दिखेगा, ठीक है ना। ये दूर एडजस्ट यहाँ पर हुआ है, ये दूर एडजस्ट हुआ है, ये दूर एडजस्ट हुआ है बाद में, इसलिए दूर का दिखेगा, ठीक है ना, इसलिए दूर का दिखेगा। देखो दूर का दिख रहा है तो हमें पास में लेके आना है इसको, दूर चला गया पास लेके आना है, तो वी वांट टू कन्वर्ज दिस, हम इसको कन्वर्ज करना चाहते हैं। यहाँ पर ये पास में है, इसको दूर पहुंचाना चाहते हैं तो हम इसको डाइवर्ज करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखो डाइवर्ज करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव लेंस होता है, दैट इज कॉनकेव लेंस। ये वाला क्या है, कन्वर्ज करना चाहते हैं, सो दैट इज कॉन्वेक्स, ठीक। हाँ भाई कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी अगर मैं ऊर्जा के संरक्षण की बात करता हूँ, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से कौन सा सही होगा। देयर इज नो प्रूफ ऑफ दिस प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल इज नॉट वायलेशन और एक्सेप्शंस, वन और टू, नाइदर वन एंड टू। बताओ भाई कौन सा कथन सही है। देखो दोनों इसलिए सही है इसमें यार, क्योंकि एक तो बात यह कि इसका कोई भी प्रमाण नहीं है, प्रूफ तो नहीं है ना, यानी कि एक हाइपोथेटिकल मानने की बात है, हाइपोथेटिकल, यार एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। और ये बात भी सही है कि ये किसी भी चीज का उल्लंघन नहीं करता या फिर ये अपवाद नहीं है, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां पर हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी कंजर्व, ठीक है ना, वहीं पर हम लोग बोल देते हैं एनर्जी हमारी क्या है, कंजर्व है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका सही है। चलिए, अच्छा सॉरी ये दो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत बल्ब में फिलामेंट रखने वाला तार थोड़े में गर्म हो जाता है जब फिलामेंट स्वयं लाल गर्म होता है, क्योंकि इसका कारण क्या है। यानी कि देखो जैसे ये विद्युत बल्ब लाइक दिस, ठीक है, ये है विद्युत, इसके अंदर ये क्या है, टंगस्टन वायर है, यहाँ पर ये स्प्रिंग लगी रहती है इस तरीके से, दिस इज फिलामेंट, दिस इज टंगस्टन एंड दिस इज द फोक्स। तो ये जो है वो रेड हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन ये रेड नहीं होता है, नॉट रेड। इसका रीजन पूछ रहा है आपसे वाई, ठीक है ना, बताओ भाई ऑप्शंस पढ़ो। दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब, आपसे कह रहा है कि तारों का प्रतिरोध बहुत कम होता है,
तारों का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, या फिलामेंट से प्रवाहित धारा की तुलना में तारों में प्रवाहित धारा बहुत कम होती है। फिलामेंट में प्रवाहित धारा की तुलना में तारों में प्रवाहित धारा बहुत अधिक होती है। हाँ भाई, देखो धारा तो यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि सभी में आ रही है तो धारा तो हमारी कांस्टेंट होगी। मेन चीज क्या है ना कि देखो, जो ज्यादा गर्म हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो हाई रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है वो हाई रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, एंड दिस इज द लो रेजिस्टेंस। ठीक है, आपसे बोल सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज लेस ने। हाँ, यस, तो पहले वाला ऑप्शन आपका सही है। वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आपका क्या है, लेस है। ओके, एंड नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। द ऑब्जेक्ट वेट 10 kg on the surface of the earth. The apparent weight of object in a geostationary satellite. किसी वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर 10 किलोग्राम, तो भू-स्थिर उपग्रह वस्तु का स्पष्ट वजन क्या होगा, बताओ मुझे। देखो वेट पूछ रहा है, आपसे वेट पूछा जा रहा है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में पूछा जा रहा है। देखो, जब सैटेलाइट की बात आ रही है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर, वहां पर क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल फ्री टू मूव। ठीक है, दैट इज ग्रेविटी इज इक्वल्स टू जीरो। लेकिन हाँ सॉरी, वहां पर जो ग्रेविटी है दैट विल बी एक्चुअली 9.8 ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि जियो स्टेशनरी का मतलब होता है अंडर ग्रेविटी काम कर रहा है। ठीक, अंडर ग्रेविटी वो काम कर रहा है। ठीक है, और आउट ऑफ द ग्रेविटी रीजन तो उस पर का कोई इफेक्ट नहीं। हाँ भाई, ये बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं वर्ग वेट निकालूंगा, सो दिस इज एम जी, 10 इंटू 9.8, योर ऑप्शन विल बी 98। सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहले वाला, 98.1 न्यूटन। तो ऑप्शन पहले वाला जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कौशल कूपन कोड जरूर यूज करेंगे। ठीक है, आपको कौशल कूपन कोड जरूर यूज करना है अगर आप लोग कोर्स परचेज करना चाहते हो। और ऐसी ही डेली क्लास के लिए आप सुबह 9 बजे हमारी क्लास को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जहां पर हम बेहतरीन कंसेप्ट की बात करते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर। बाकी नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।